लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट देख लिए थे, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ये भी चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। प्लस कौन से ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सेप्शन आता है, ये वाला पार्ट देख लिया था। अभी हम लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करनी है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उसके एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में मैं एक टॉपिक एक्चुअली बताना भूल गई थी, वहाँ से हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तुम लोगों ने टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 3 स्किल्स पढ़े। आई नो कि डिटेल में नहीं पढ़े, बिकॉज डिटेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड में, बहुत ही समराइज करके सिलेबस दिया जाता है। तो ये जो 11th और 12th का सिलेबस होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हो, इसमें 3 स्केल्स होते हैं। पॉलिंग स्केल होता है, जो पॉलिंग स्केल बॉन्ड एनर्जी के कंसेप्ट से रिलेटेड है, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस मतलब थर्मल डेटा से रिलेटेड है, एनर्जी यानी कि थर्मल डेटा। फिर आता है म्यूलिकन स्केल जो कि एवरेज होता है, यानी कि अगर आप उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2। हाँ, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम में होनी चाहिए, नहीं होगी तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 जो मैंने स्केल बताया था बट उसका कोई रिलेशनशिप नहीं लिखवाया, तो उसको मैं अभी करवा देती हूँ। वो है आपका अल्फ्रेड रॉशको स्केल। ठीक है, ये स्केल का सिर्फ मैंने नाम बताया था तुम लोगों को। हाँ, अब इस स्केल से भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, या फिर सिंपल आपको AR स्केल। तो ये जो अल्फ्रेड रॉशको स्केल है, इस स्केल से अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी पर्टिकुलर लेट से एक एटम A की कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वैसे कई टीचर्स या कई पढ़ाने वाले एक्स भी बनाते हैं, तुम एक्स भी बना सकते हो, बट मेरी आदत थोड़ा इस तरीके से बनाने की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, वो जो ये आपका XA, तो XA का अल्फ्रेड रॉशको स्केल से एक उन्होंने फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, ब्रैकेट 0.359, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय Z इफेक्टिव अपॉन में R²। कौन सा वाला R? अब बहुत सारे प्रकार के रेडियस होते हैं, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस और यहाँ पे प्लस में तुम लोगों के पास आ जाएगा 0.749। अब ये 0.749 क्यों आया है, 0.359 कहाँ से आया, Z इफेक्टिव क्यों लिया, वगैरह वगैरह, ये सारे डिस्कशंस आप लोगों के कहाँ के हैं, जब आप लोगों को फ्यूचर में इन केस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन स्केल्स की थ्योरी पढ़ने को मिले तब, जो कि PG लेवल में, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बुक लवर हो तो उसको पढ़ते हो। हाँ, बट 11th-12th में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा की नॉलेज सिर्फ उतनी ही लेनी चाहिए जितना एग्जाम में आए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके कोई मतलब नहीं ना। अच्छा, अब ये जो टॉपिक तुम्हें दिया गया है, इस टॉपिक पे कोई भी एक छोटा सा सवाल दे देगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से आप लोगों के पास सिलिकॉन है, ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों के पास एक सिलिकॉन दिया हुआ है। अब उस सिलिकॉन एटम में वो तुमसे ये कह रहा है कि उस सिलिकॉन एटम का आप क्या कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पहले उसका लिख लेते हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, किसकी कैलकुलेट करनी है, ऑफ सिलिकॉन क्रिएट करना है यूजिंग, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स कर सकते हो, लेकिन हम लोग AR मेथड के थ्रू या AR स्केल के थ्रू करेंगे। हाँ, इसमें गिवन डेटा तुम्हें ये दिया हुआ है कि जो रेडियस होता है कोवैलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, इस केस में दिया है 1.175 एंगस्ट्रॉम। इसके जगह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती थी, उससे घबराने की जैसी कोई बातचीत है ही नहीं। बहुत ही सिंपल है, मुझे Z इफेक्टिव निकालना है। अब Z इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, लास्ट चैप्टर में सीखा है, स्लैटर्स रूल। ठीक है, Z इफेक्टिव अगर आपको निकालना है तो Z इफेक्टिव कैसे निकालते हैं हम लोग, Z माइनस सिग्मा। अब Z तो हमें सिलिकॉन का पता है 14, बस मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो आ जाते हैं स्लैटर्स रूल में। लेकिन स्लैटर्स रूल के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, देन 3s2 आ जाएगा, 6 7 8 9 10, अच्छा 3s2, और यहाँ पे आ जाएगा 3p2। तो स्लैटर्स रूल के अकॉर्डिंग तुम अगर इसको अपना n शेल मानोगे तो n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 4। स्लैटर्स रूल के अकॉर्डिंग फिर ये कौन सा शेल हो जाएगा, n-1 शेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। और ये आपका n-2 वाला शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मात्र 2। अच्छा, उसके अलावा हम सिग्मा कौन से इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन से शेल के लिए निकाल रहे हैं,
याद रखना एस और पी के लिए स्लैटिस रूल में अलग नियम चलता है, डी और एफ के लिए स्लैटिस रूल में अलग नियम चलता है, ठीक है। तो अगर भूल गए हो तो स्लैटिस रूल आज इसके बाद एक बार देख लो फिर से। तो फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर तुम स्लैटिस रूल कैलकुलेट कर रहे हो तो जो एन वाला है उन एन वालों की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है 0.35, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 0.35 कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जो n-1 वाले होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85, और जो n-2 वाले हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा इक्वल्स टू में ये वाली चीज़ यहाँ से आ गई 2। अच्छा, और उसके बाद 0.85 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 85 यानी कि 170 1.7, और 1.7 को मल्टीप्लाई कर दिया तुमने 3 से तो आ जाएगा 5.1 के आसपास, ठीक है। हाँ ये नहीं 5.1 नहीं, ये वाली चीज़ हो जाएगी 6.8, ठीक है। तो ये आ गया 6.8, कर लेना कैलकुलेशन तुम खुद ही। अच्छा, और ये 4 यानी कि आपका 0.35 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा सिंपल 1.4। तो कितना हो गया 2 और 1 3.4। अच्छा 3.4 प्लस आपका 6.8, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास निकल के आ गई 10.2, तो ये आ गया 10.2। ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू। अब मुझे तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो देयरफॉर जेड इफेक्टिव यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, जेड इफेक्टिव विल बी आपका जेड यानी कि 14 माइनस में 10.2, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 3.8। दिस इज माई जेड इफेक्टिव। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट वॉट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि एक्स ऑफ दैट सिलिकॉन इज वॉट इट इज़, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो 0.35 और उसके बाद क्या था रुको फॉर्मूला 90, ठीक है। तो 90 लिखने का तो सेंस समझता नहीं है, 3590। अच्छा, मल्टीप्लाई में क्या है वहाँ पे जेड इफेक्टिव यानी कि 3.8, और अपॉन में डिस्टेंस जो कोवैलेंट रेडियस दिया इसका स्क्वायर, तो कितना दिया है कोवैलेंट रेडियस 1 पॉइंट आप लोगों के पास 175, ठीक है। तो 1.175 और उसका स्क्वायर, ये जो भी कैलकुलेशन तुम करके निकालोगे, और प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर आप लोगों के पास टर्म, ठीक है। कितनी थी यहाँ पे 0.749 हम ऐड कर देंगे बस। अब ये कैलकुलेशन तुम खुद करते बैठना, इसमें मेरी कोई नीड है नहीं कैलकुलेशन करने में बेसिकली। तो इस कैलकुलेशन को कर लो, वहाँ से तुम्हारे पास सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली इससे हमने ये सीखा कि एल्फ्रेड रेको स्केल यानी कि AR स्केल हम लोगों को किस तरीके से अप्लाई करनी है, बस और कुछ भी नहीं। हाँ बस स्लैटर्स रूल नहीं भूल जाने का, स्लैटर्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, अभी ठीक है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। अच्छा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आप लोगों के पास। लेट्स से तुम लोगों को ये कह दिया गया कि आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन की आयनाइजेशन पुट एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, लेट से फ्लोरीन की दी हुई है आपके पास 17.42 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ में तुम्हें ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी फ्लोरीन की तुम्हारे पास कितनी दी हुई है, ये वाला जो फ्लोरीन है ये आया है 3.45 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब वो तुमसे ये पूछेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको इस फ्लोरीन की कैलकुलेट करनी है, बट दोनों स्केल पे, पॉलिंग स्केल में भी कैलकुलेट करना है और म्यूलिकन स्केल में भी। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो कंसेप्ट है, अब गिवन में आयनाइजेशन एनर्जी है और गिवन में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो कोई भी यही बोलेगा ना कि फ्लोरीन की अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है तो जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 कर दो। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 17.42 और एफिनिटी 3.45 और ये डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये कितना हो गया 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और ये 20.87/2 यानी कि 10.4 के आसपास कुछ ये आ रहा है। तो ये तो हमने जो निकाला, ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ये फॉर्मूला कौन सा था, ये था आप लोगों का म्यूलिकन फॉर्मूला, बराबर। ये कौन सा था, म्यूलिकन फॉर्मूला। अब लेकिन हम लोगों को तो पॉलिंग स्केल पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है, तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया था कि जो म्यूलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.8 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो अगर मुझे म्यूलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है 10.43 और मुझे लेट्स इमेजिन कि आप लोगों के
पास जो पॉलिंग स्केल है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है, जस्ट सिंपली डिवाइड इट बाय 2.8। हाँ, राउंड ऑफ करके उसको 3 मत कर लेना, जो दिया गया डेटा उस पर थोड़ा काम रखो, तो ये आएगा 3.725 ये। ठीक है, बस खत्म हो गया। इस टाइप के तो छोटे छोटे पीडी से सवाल कर लिए। अब हम लोग वापस से टर्न करते हैं खुद को कहाँ पर, अपने कंसेप्ट पर, जो कि कंसेप्ट है हम लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे छोटे छोटे सवाल एक्चुअल में रेस किए जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। ठीक है, पहली एप्लीकेशन है उसकी नेचर ऑफ बॉन्ड। पहले तो समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेचर ऑफ बॉन्ड। अभी देखो, होता कैसा है कि हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम बॉन्ड्स के नेचर को बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आप लोगों का पोलर बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास नॉन पोलर बॉन्ड। सो पहले तो ये मीनिंग समझते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द टर्म पोलर बॉन्ड एंड व्हाट यू मीन बाय द टर्म नॉन पोलर बॉन्ड। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को अप्लाई करोगे और उस ट्रिक की एप्लीकेशन से एकदम बहुत ही तेज़ी से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला किस कंपाउंड में जो आप बॉन्ड की बातचीत की जा रही है वो पोलर बॉन्ड की बातचीत की जा रही है कि वो नॉन पोलर बॉन्ड की बातचीत की जा रही है। ठीक है, अच्छा, अभी सबसे पहले एक छोटा सा क्लासिफिकेशन, वो छोटा सा क्लासिफिकेशन ये है हम लोगों के पास कि आपके पास जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, अब मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए ऑब्वियस है कि मुझे एटम्स को कंबाइन करना पड़ेगा। अब अगर मैं एटम्स को कंबाइन करूंगी देन आई हैव 2 वेज। ठीक है, अगर मान लेते हैं मुझे एक एटम मतलब मॉलिक्यूल क्रिएट करना है, ऑब्वियसली आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट कंपाउंड्स। मैं आयोनिक की बात ही नहीं कर रही हूँ। इवन अगर तुमने सुन के रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि अभी तुम 11th में हो, 3rd चैप्टर में हो, सुनना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अगर तुमने सुन के रखे हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट कंपाउंड। तो अगर आपके पास एक कोवैलेंट कंपाउंड है तो उस कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड के एक्चुअल में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। लेकिन वो कोवैलेंट बॉन्ड बना कैसे, जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन गैस है, एज वी नो कि ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना। 2 ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से O2 क्रिएट होता है और O2 एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। तो जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन कभी नेचर में N के सिंगल मोनो एटॉमिक स्पीशीज के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कैसे एग्जिस्ट करती है, N2। ठीक है, यानी कि N और N दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, लेकिन इनर्ट गैसेस वो तो एक्चुअली डायटोमिक फॉर्म में या ट्राइएटोमिक फॉर्म में रहती है, मोनो एटॉमिक ही रहती है। ऐसे में जब कोई कोवैलेंट कंपाउंड बना, कोवैलेंट कंपाउंड बनने के दो अभी के तारीख मैंने अभी बता दिया है। कोवैलेंट कंपाउंड आपने जिन दो एटम्स को चूज किया, वो दोनों एटम्स आपके कैसे थे बराबर थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन किसको कंसीडर, we can consider C, we can consider Cl2 etc. ये हो गया सेम एटम, ये हो गया सेम एटम। भी मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे, क्लासिफिकेशन फर्दर क्लासिफिकेशन ये हो गया इसका, ये हो गया सेम। दूसरा हम लोग कोवैलेंट का बनाते हैं, H बनाते हैं, HCl, HCl, HSO2, SO2, यानी हम लोगों के पास ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक एटम आपका अलग है और दूसरा है आपका अलग है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो कोवैलेंट बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए आप डिफरेंट एटम्स का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, आपके पास डिफरेंट एटम्स भी होते हैं। तो राइट नाउ यू हैव 2 कैटेगरीज, आइदर यू कैन हैव सेम एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड और you can combine 2 different atoms in order to form covalent bond। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि एक में डबल बॉन्ड ही क्यों आया, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों आया, वो सब 10th स्टैंडर्ड का बेसिक है, उतना अपन को पता है। अब होता कैसा है, जब हम लोग डिफरेंट एटम्स लेते हैं, लेट्स से मैंने एक एटम A लिया है और दूसरा मैंने एटम B लिया है, तो जब आप 2 डिफरेंट एटम लेते हो तो दोनों डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जो एटम उन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ठीक है, उसके ऊपर वो क्या करेगा, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा।
और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके कंपेयर में कम होगी वो बेचारा अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतने फॉर्मली हेल्ड नहीं कर पाएगा या सेंटर में ही रख पाएगा, वो दूसरे एटम की तरफ चले जाएंगे। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि आप लोगों के पास जो एटम ए है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एटम बी, देन जो बीच के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिन्हें एग्जैक्टली सेंटर मिड पॉइंट या फिर कह सकते हैं बराबर बैठे रहना चाहिए था बीच में, वो ऐसे बराबर बैठते नहीं हैं एटम की, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से एटम ए के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। ये जो मैंने डेल्टा बनाया है दिस इज नोन एज पार्शियल निगेटिव चार्ज। पार्शियल निगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि निगेटिव कब आता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट निगेटिव यानी कि -1 -2 -3 क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर होते ही नहीं है, जस्ट शिफ्ट होता है। तो जस्ट शिफ्टिंग की वजह से पार्शियल नेगेटिव और बेचारे बी के पास से चले गए तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो सिचुएशन हुई कि एटम ए और एटम बी माना कि कैटायन और अनायन नहीं थे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हुए। तो अगर कभी आपके पास दो एटम्स ऐसे हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके रखा है और अगर उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो ऐसे वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कि यस दे आर व्हाट, पोलर बॉन्ड। पोलर मीन्स सिंपली डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे पूरा कंप्लीट पॉजिटिव क्रिएट या कंप्लीट निगेटिव क्रिएट होना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल निगेटिव, ठीक है। अगर क्योंकि अगर कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट निगेटिव क्रिएट हो गया तो फिर आयोनिक बॉन्ड बन जाएंगे। पोलर या नॉन पोलर कंसेप्ट किसका है? कोवैलेंट का। अच्छा, अब हम ले आते हैं सेम एटम को। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सेम एटम लेने पर तो फिर हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड ही क्रिएट होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी अगेन दो क्लासिफिकेशन होते हैं। दो क्लासिफिकेशन ये है कि मान लेते हैं आपने दो एटम्स लिए, जैसे सेम एटम है यानी कि ए या बी या सी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, लेकिन हुआ अब कुछ ऐसा, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे जो ये ए है, यहाँ पे भी जो ये ए है, इन दोनों एटम ए की आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट की। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये 4th चैप्टर का पार्ट है, उस वक्त सीख जाओगे। लेकिन यहाँ पे इस एटम ए की लेट से हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आई आप लोगों की 1, और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी वही आनी चाहिए थी, तो नहीं, मान लेते इसकी दूसरी कुछ हाइब्रिडाइजेशन आ गई, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2। तो ऐसे केस में जब दो लोगों की हाइब्रिडाइजेशन अलग होती है, जैसे कि लेट इमेजिन कि जो पहली वाली हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 है, लेट से ये दूसरी वाली हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कैसे आया वो अभी नहीं सोचना, जस्ट इमेजिन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो जो ये वाला पर्टिकुलर एटम ए है ये क्या करेगा, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज sp2 वाले पे क्रिएट हो जाएगा और थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स खिसक चुके हैं तो देयरफॉर वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हुआ। और हम ऐसा कहेंगे कि हम लोगों का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है आपका, सॉरी मैं नॉन पोलर लिखने वाली थी, कैसा है? पोलर है। यानी कि अगर आपने दो एटम सेम कंबाइन करके रखे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि उन लोगों के इसमें हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड क्रिएट हुए। अगर वो जो दो एटम्स आपने कंबाइन किए हैं, अगर उन दो कंबाइन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन अगर दोनों की सेम है तो ऐसे केस में कभी भी वो जो बॉन्ड क्रिएट होगा सेम हाइब्रिडाइजेशन में नॉन पोलर हो जाएगा और डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जस्ट इमेजिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। अब अगर मान लेते हैं इन दोनों के पास इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मान लो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 और इसके पास भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 1, यानी कि मान लेते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और मान लो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, ठीक है। कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो 4th चैप्टर का पार्ट है, लेकिन अगर मान लेते हैं
दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एबिलिटी, टेंडेंसी भी क्या है, सेम है। दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के साथ अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर को पुल कर रहे हैं, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में पड़ा है वो कहीं नहीं जाएगा, वो जहाँ है वहीं बैठा रहेगा। सो ऐसे केस में वी विल से दैट कि हम लोगों का जो बॉन्ड है वो क्या है, आप लोगों का नॉन पोलर। ठीक है, बस खत्म। तो अब इसमें कैसा है, छोटा सा मे बी एक क्वेश्चन क्रिएट हो सके, जैसे कहते हैं ना, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप के, इसमें कि ऑलवेज टू डिफरेंट एटम्स विल फॉर्म पोलर बॉन्ड, ऑलवेज टू डिफरेंट एटम्स, तो ऐसा नहीं है, टू सेम एटम्स कैन ऑल्सो फॉर्म पोलर बॉन्ड, बट द कंडीशन इज देयर हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो ऑलवेज डिफरेंट एटम्स पोलर बॉन्ड बनाएंगे ऐसा नहीं होता, सेम एटम भी पोलर बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ, बट इसके जैसे ही अगर मैं ये स्टेटमेंट बनाना शुरू करूँ कि ऑल सेम एटम्स विल फॉर्म नॉन पोलर बॉन्ड, तो ये बात ट्रू होगी, क्योंकि डिफरेंट एटम्स में नॉन पोलर बनने की कभी भी कोई भी संभावना नहीं है। अच्छा, अब कई बार तुम लोग अपने नोट्स में ये चीज़ भी एक इंक्लूड कर सकते हो, वैसे तो पोलर और नॉन पोलर के बीच का डिस्क्रिप्शन दे दिया, लेकिन अगर मान लेते हैं आप लोगों को दो एटम्स दिए हैं, ठीक है, और दो एटम्स मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स है, और आपको आइडेंटिफाई करना है क्या वो बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। वैसे तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे रख लेना कि जिन दोनों के बीच में आप लोगों को पोलर और नॉन पोलर डिसाइड करना है, उन दोनों के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लो, मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसा नहीं कि आप माइनस में आंसर रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अपन डिफरेंस निकाल रहे हो उसका आंसर माइनस में रिपोर्ट कर रहे हो, ऐसा मत करना। ठीक है, हमको उसका सिर्फ पॉजिटिव, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, वो प्लस में आ रही हो माइनस में आ रही हो, उससे हमेशा बड़ा माइनस छोटा ही करना। और अगर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0.9 आता है, तो आप ये कहोगे कि आप लोगों का वो जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है। और अगर मान लेते हैं कि यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मैग्नीट्यूड का मतलब डिफरेंस का ये जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो लेस देन 0.9 आए, तो हम लोग उन बॉन्ड को कैसा डिक्लेयर कर देते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड डिक्लेयर कर देते हैं। तो बॉन्ड पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, उसको ये आइडेंटिफाई करने की ये उसकी ट्रिक है। तो देयरफॉर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये तो हो गई एप्लीकेशन नंबर 1। अब आते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 में। अब देखो ये एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है तुम लोगों का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि आप लोगों को ये वो बताएगा कि आपके पास जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। जैसे अभी आप लोगों के पास जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। अब मान लेते तुम्हें एक कंपाउंड दे दिया, जैसे तुम्हें अभी तक शायद ऐसा लगता आ रहा होगा कि HCl एक आयोनिक बॉन्ड है या आयोनिक कंपाउंड है। रीजन क्योंकि H+ अलग कर सकते हैं, Cl नेगेटिव अलग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। HCl आप लोगों का एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, माना कि हम उसका पॉजिटिव पार्ट अलग करते हैं, नेगेटिव पार्ट अलग करते हैं, बट वो एक कोवैलेंट कंपाउंड है। सो हाउ आई विल आइडेंटिफाई वेदर द गिवन कंपाउंड गिवन टू मी इज कोवैलेंट और इट इज आयनिक। अगर कोवैलेंट है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है कि आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। इसी चैप्टर में हम आगे एक रूल पढ़ेंगे, दैट विल बी फजान्स रूल। तो फजान्स रूल हमें ये बताएगा कि कभी भी कोई भी बॉन्ड, वो भी अगर दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बना है, सेम एटम्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अगर कोई बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बना है तो वो कभी भी 100% आयोनिक नहीं हो सकता। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि NaCl 100% आयोनिक है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, फजान्स रूल बताएगा। कैसे नहीं है वो भी फजान्स रूल बताएगा, बट राइट नाउ कभी भी कोई 100% आयोनिक बॉन्ड या 100% कोवैलेंट बॉन्ड होता नहीं है। अगर कोई कोवैलेंट है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर वो थोड़ा बहुत मतलब आयोनिक होना चाहिए तो उसके अंदर थोड़ा बहुत कोवैलेंट होगा। 100% आयोनिक और 100% कोवैलेंट इज नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर टेकिंग टू डिफरेंट एटम कॉम्बिनेशन। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि अगर मान लेते हैं आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से कोई एक हरकत की कि आपके जो दो एटम्स आप कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दो एटम्स कंबाइन कर रहे हो और अगर उन दोनों कंबाइनिंग एटम्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सेम आ जाए, ठीक है, अगर उन दोनों कंबाइनिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सेम आ जाए, तब हम लोग उस केस में कहते हैं कि उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड आप लोगों का क्या रहेगा, प्योर कोवैलेंट रहेगा। ये तुम्हारा डाउट था श्रेयन,
कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्योर कोवैलेंट। प्योर कोवैलेंट का कब रहेगा ये मैंने बता दिया, आप उसका मीनिंग क्या है वो फजांस रूल में देख लेंगे। अच्छा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि सिचुएशन कुछ इस तरीके की अराइज हो जाए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इक्वल नहीं है, भले छोटा सा भी पॉइंट का डिफरेंस क्यों ना हो, बट अगर वो इक्वल नहीं है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखवाई 3 और 3, बट रियलिटी में नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 और 3 नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आता है। जैसे नाइट्रोजन का 3.04 है और क्लोरीन का 3.16 है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। ओके, तो अगर इस तरीके से आप लोगों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, तब आप लोगों का ए और बी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट होगा वो बॉन्ड विल नॉट बी कंप्लीटली कोवैलेंट, ठीक है, वो कंप्लीटली आप लोगों का कोवैलेंट नहीं होने वाला है। उसके अंदर हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत सारा आयोनिक कैरेक्टर आ जाए। वो ना तो 100% कोवैलेंट रहेगा, ना तो वो 100% आयोनिक रहेगा। तो अभी पॉलिंग कहता है इसको लेकर एक समाधान। अब वो समाधान क्या है? अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग मतलब हम ये जितना भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस निकालने वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं या कर रहे हैं, पूरे उसमें आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो भी वैल्यूज लोगे वो पॉलिंग स्केल वाली उठाओगे, म्यूलेकन या AR वाले स्केल की नहीं। तो इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग केसेस देखो कुछ इस प्रकार से। केस नंबर 1 यहाँ पे बन जाता है तुरंत, वो ये है कि अगर मान लेते हैं जिन दोनों के बीच आप ये डिसाइड कर रहे हो कि वो आयोनिक बनना चाहिए ये बॉन्ड, कि ये बॉन्ड कोवैलेंट होना चाहिए, तो जिन दो के बीच में डिसाइड कर रहे हो उन दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ले लेना, और वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। अगर मैं कहीं मैग्नीट्यूड का साइन लगाना भूल जाऊं तो तुम लगा लेना। अगर ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 1.9, ठीक है। अच्छा, अब ये 1.9 ही क्यों लिया? कई बुक्स में इसको 1.7 है, मैंने कई बुक्स में इसको 2.1 भी देखा है, बट जितना मैंने ज़्यादातर बुक रेफर किया उसमें 1.9 एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो अभी 1.9 ही क्यों लिया? एक्चुअली बहुत सारी बार ये चीज़ें कैलकुलेट की गई और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ के बाद ये डिसाइड किया गया कि अच्छा ये एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि 1.9 के अप्रॉक्स या 1.7 के अप्रॉक्स आ रहा है जनरली, तो जनरली अपन इसको डाल देते हैं। कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेटेड चीज़ नहीं है, एक्सपेरिमेंट करते गए, देखते गए, निकालते गए और उसके बेसिस पे एक पैटर्न क्रिएट होता गया, और उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का कि ये रूल बना लिया है, एक जनरल रूल है। अच्छा, दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपने इस XA माइनस XB की वैल्यू को कैलकुलेट किया और ये वैल्यू 1.9 से छोटी आई, ये एक हो सकता है केस। या तीसरा केस इसमें ये हो सकता है कि XA माइनस XB की आपने वैल्यू कैलकुलेट की और ये वैल्यू आपकी 1.9 से बड़ी आ रही है, ठीक है। टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ है। तो पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू का डिफरेंस दो एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है, जैसे H2O वाटर में किसके बीच में बॉन्ड होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, राइट। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर तुम डिफरेंस निकालोगे और अगर मान लेते हैं अगर उसकी वैल्यू आई होती 1.9, तो हम ये कहते हैं कि आपका जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो 50% उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर है। आप ऑब्वियस है कि 50% अगर आयोनिक कैरेक्टर है तो 50% कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा, यानी कि वो 50-50 1:1 का रेशियो लेकर वो इंसान क्या है, थोड़ा थोड़ा कोवैलेंट है, थोड़ा थोड़ा आपका आयोनिक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से कम आ गया तो ऐसे में आप लोगों का वो जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड के अंदर में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब 50% से ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, कितना होगा वो नहीं, लेकिन 50% से ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा और आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। और अगर वही डिफरेंस 1.9 से बड़ा आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर में ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा और उसके अंदर में लेस अमाउंट में क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। याद रखना ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इससे तुम ये पता लगा सकते हो कि आपको अगर कोई कंपाउंड दिया है तो वो आयोनिक है कि वो आप लोगों का कोवैलेंट है। जैसे कि आपका जो HCl है, एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे कि HCl ये, ठीक है। अब हमें पता है H आप लोगों का एक नॉन मेटल है, ठीक है। Cl यानी कि क्लोरीन, इसके बारे में भी हम जानते हैं, ये भी आप लोगों का एक नॉन मेटल है। अब इतना तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप लोगों को कौन सा वाला कंपाउंड देता है, कोवैलेंट कंपाउंड देता है।
तो कई लोगों के सेंटीमेंट्स या कई लोगों की फीलिंग्स ये बता सकती है कि अच्छा तो H और Cl के बीच का जो ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड भी कैसा होना चाहिए, कोवैलेंट होना चाहिए। पहली बात तो कभी भी कोई बॉन्ड 100% कोवैलेंट और 100% आयोनिक नहीं होता अनलेस एंड अनटिल दोनों के एटम सेम हो, दोनों एटम में भी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर पता लगाना है कि एक ज़्यादा कोवैलेंट है कि ज़्यादा आयोनिक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H होती है 2.1, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl वैसे तो 3 पॉइंट कुछ होती है, बट राइट नाउ अगर मैं उसको 3 भी मान लूँ तो XCl और XH के बीच का जो ये डिफरेंस निकला है 3 में से 2.1 गया, ये कितना आ गया आपका 0.9 के आसपास, ठीक है। कितना आ गया 0.9, जो कि 1.9 से छोटा है। तो देयरफॉर HCl के अंदर जो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड वाला नेचर शो करेगा, आयोनिक का कम करेगा। वैसे ही अगर तुम मान लेते HCl की जगह पर HF ले लेते, ठीक है, तो HF भी आपका एक कोवैलेंट है, बिकॉज H नॉन मेटल है, F नॉन मेटल है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। कोवैलेंट कंपाउंड है मतलब बॉन्ड भी कोवैलेंट होना चाहिए, लेकिन 100% कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, दोनों के बीच का मैंने अगर डिफरेंस निकाला डेल्टा X, तो 4 में से 2.9 गया और 2.1 गया, यानी कि 1.9, ठीक है, ये आया 1.9। अब इसको ये मत, हाँ, तो अब ये कैसा है 50% आयोनिक 50% कोवैलेंट। ये एक रफ एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट ये आपका है नहीं, कई कई जगह पे तुम ये पाओगे फेल होता हुआ भी दिख रहा है, ये जनरल है, ताकि अगर हमारे पास कोई ऑप्शंस आए तो उन ऑप्शंस में से हम कैसे उन चीज़ों को इग्नोर कर सकें। अच्छा, अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों के पास आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमको ये बताता है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। जैसे अगर मैंने तुमसे ये कह दिया कि इसके अंदर में बहुत ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर है, तो बहुत ज़्यादा जैसे वर्ड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैथ्स के बच्चे हो तो उसमें एक्जैक्टली बताना पड़ेगा हाउ मच, कितना आयोनिक कैरेक्टर है, 30%, 20%, 50%, 81%, 82%। तो हाउ विल यू कैलकुलेट आयोनिक कैरेक्टर। तो आपके जो एक हैं हेनरी एंड स्मिथ, इन दोनों ने मिलकर, सॉरी हेनरी स्मिथ ने क्या किया है, आप लोगों को परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है। सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर? इट इज 16 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल नहीं बोलना चाहिए, डेल्टा प्लस 3.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा का स्क्वायर। बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेल्टा? यहाँ पे डेल्टा का मीनिंग क्या है? डेल्टा का मतलब ये है जिन दो एटम्स के बीच में आप परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हो, उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेट से मुझे ये पता लगाना है, वैसे मुझे पता है NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर मुझे ये पता लगाना है, ठीक है, कि आप लोगों के पास क्या नाम है, क्या कह रही थी मैं, आयोनिक कैरेक्टर कितना है ये मैं जानती हूँ, बट कितना है वो मुझे अगर कैलकुलेट करना है, सो हाउ आई विल कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम, ये पता होना चाहिए। तो परसों के दिन लिखवाया था, फर्स्ट ग्रुप में जब अपन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1 और लिथियम की 1 और सोडियम की 0.9 होती है। Cl अभी अभी बातचीत की है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 लेकर चलते हैं, तो N इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 2.1 का आ गया, ठीक है। कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करो, देन इट विल बी सिंपली 16 टाइम्स ऑफ 2.1, ये आ गया, प्लस 3.5 टाइम्स ऑफ 2.1 का स्क्वायर, दैट इज 441, यानी कि 4.41, ठीक है। बस ये आपको कैलकुलेशंस करनी है, तो इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। मैं बाजू में, एक मिनट, 16 कहाँ गया, इसमें यार ऐड आने का बड़ा डर लगता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2.1 कितना आ गया, 33.6, कहाँ गया, इसमें हम लोग लिख रहे थे 33.6, अच्छा, प्लस में। अब उसके बाद नेक्स्ट में आ गया आप लोगों के पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 4.41, तो ये मैंने अभी बाजू में कैल्सी में कर ही लिया है, 15.435, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो तो ये वाली चीज़ कितनी आ जाएगी, 33.6 ऐड हो गया, दैट विल बी 49.035, ठीक है। इतना परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर आप लोगों के NaCl के अंदर होगा, ठीक है। यानी कि सोचो जिस NaCl को
आप ये मानकर चल रहे हो कि वो आप लोगों का एक आयोनिक कंपाउंड है। बेसिकली वो आयोनिक तो है, लेकिन उस आयोनिक कंपाउंड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर 49% है, बाकी 51% उसके अंदर क्या है आप लोगों का कोवैलेंट कैरेक्टर है। देख लेते हैं कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं की है। एक मिनट, नहीं, ठीक है, ठीक है, इतना। और लगभग डेटास हो सकता है, अगर मैं पॉइंट वगैरह में लेती इस चीज़ को तो थोड़ा बहुत और वेरिएशन आ सकता था, बट अप्रॉक्सीमेटली तुम ये देखो, इस तरीके से हम लोग परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। क्यों? तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल के मुझे क्या फ़ायदा हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा हुआ। अब इसी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को निकालने के अंडर में ही एप्लीकेशन है आप लोगों की एक, ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर हमने निकाल तो लिया, इससे हम लोग ये भी जज कर सकते हैं कौन ज़्यादा आयोनिक होगा कौन कम आयोनिक होगा, लेकिन इसकी अपनी खुद की भी एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन ये है कि लेट से कल को आपने कभी किसी कंपाउंड में दो एटम्स के बीच का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाला, और अगर वो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर मान लेते हैं आपने जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया हुआ <20% आता है, तो ऐसे केस में आप लोगों का वो जो कंपाउंड होगा वो कलरफुल होगा। क्या कलर होगा ये मैं नहीं बता सकती, ठीक है, बट वो कंपाउंड आपका कलरफुल होगा। और अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 20% से ज़्यादा आता है, जैसे कि नमक का आ रहा है, तो नमक आप लोगों का कैसा होता है? कलरलेस, ठीक है, तो वो कलरलेस होगा। तो कोई कंपाउंड कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, ये कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? बाय कैलकुलेटिंग दी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। इसमें एक और एग्जाम्पल भी है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि पीपीटी बनती है AgCl की, पीपीटी बनती है AgBr की, पीपीटी बनती है AgI की, AgF को नहीं ले रहे हैं और एक ले लेते हैं Ag2S। तो अगर तुम्हारे पास फुर्सत है तो वैसे निकाल लेना, वैसे कोई नीड नहीं है निकालने की, मैं बता रही हूँ। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे AgCl का निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 80। ये मैं डेटा कहीं ना कहीं से उठा के तुमको दे रही हूँ, मैंने खुद ने भी नहीं निकाले हैं और मुझे निकालने की कोई नीड भी नहीं है, बिकॉज हमें कल से समझना है। तो हो सकता है अगर तुम रियलिटी में निकालो तो तुम्हारा आंसर 79 पॉइंट कुछ आए, 77 पॉइंट कुछ आए, बिकॉज डिपेंड करता है कि जिसने ये डेटा निकाले होंगे उसने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कितने डेसिमल तक ली गई होगी, ठीक है। अच्छा, AgBr का आता है 24%, AgI का 15% और Ag2S का 4%। तो देखो, क्योंकि अच्छा ऊपर से हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड की जानकारी भी पता है कि AgCl की जो पीपीटी होती है वो कलरलेस होती है। देख लो, साथ साथ समझ में आ रहा है क्यों कलरलेस होती है? क्योंकि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आप लोगों का इंक्रीज कर गया 20% से। हाँ, अब वैसे तो AgBr भी 20% से इंक्रीज कर गया है, बट वो कंप्लीट कलरलेस नहीं होता, वो आप लोगों का हल्का सा पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। पेल येलो मतलब व्हाइट और येलो कलर को अगर मिक्स कर दो, येलो की क्वांटिटी कम रखो, व्हाइट की क्वांटिटी ज़्यादा रखो, तो उसे क्या कहते हैं? पेल येलो कलर। जस्ट लाइक कहीं भी लोग अगर टीथ ब्रश ठीक से नहीं करते तो उनके देखना टीथ कैसे गंदे गंदे येलो येलो टाइप के होने लगते हैं, बस लाइक दैट। और अगर 15%, ये तो आप लोगों का एकदम अच्छा खासा हल्दी का कलर होता है, डार्क येलो। और Ag2S के बारे में तो तुम जानते ही हो, ब्लैक कलर का होता है ये, बस इस तरीके। देखो, तो ये आप लोगों की एक एप्लीकेशन है, बस खत्म हो गया। अच्छा, तो वैसे ही अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को दिया जाता है, अगर इच्छा हो तो निकाल लेना। परसेंटेज आयोनिक क्या नाम है, कैरेक्टर आपको कैलकुलेट करना है इन किसमें? सीशियम और F के बीच में। बिकॉज रीज़न क्या है मैंने सीशियम और F के बीच में तुम लोगों को देने का? सीशियम आप लोगों का सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, अब ये जैसी मैं वर्ड बोलूँगी तुम में से एक का मेरे पर डाउट आने वाला है कि नहीं, सीशियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सीशियम के नीचे आने वाला फ्रेंसीशियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो याद रखो, फ्रेंसीशियम यानी कि ग्रुप 1 में, रेडियम यानी कि ग्रुप 2 में, ये लोग क्या कहते हैं उसको, रेडियो एक्टिव लोग हैं। तो कभी भी इनकी कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम इनको लीस्ट या फिर मोस्ट नहीं मानेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होता है? कायदे से तो मुझे फ्रेंसीशियम बोलना चाहिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में 1 में सबसे नीचे वही आता है, बट वी विल से सीशियम। वाई? बिकॉज फ्रेंसीशियम इज रेडियो एक्टिव। वैसे ही सीशियम आप लोगों का लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को आप कंसिडर कर लेना 0.7, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तुम्हें भी पता है 4। और देखो ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना आता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनाया गया है,
तो याद रखना, जब तुम इसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालोगे, अगर तुम्हारे पास फुर्सत हो तो निकाल लेना, तुम ये पाओगे कि आप लोगों का ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 91% के आसपास आया। मैंने निकाल के देखा है बिकॉज। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है हम लोगों को इस छोटे से प्यारे से कंसेप्ट से, अगेन इसकी एक और एप्लीकेशन, कि आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस रखोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आप जितना ज़्यादा रखोगे, आपका आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनोगे। जितना ज़्यादा आप अपना इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस रखोगे, आपका उतना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब ये बात तो हमको पता है, बिटवीन आयोनिक एंड बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड आयोनिक मच 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 क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ा रहे हो आप दो एटम्स के बीच में, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? आपका सीधा सीधा आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और आयोनिक कैरेक्टर अगर बढ़ गया तो वहाँ पे आप लोगों का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ दैट बॉन्ड, वो भी क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। राइट, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, हेंस वी कैन से दैट कि अगर उस बॉन्ड को तोड़ने की नौबत आ गई, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, अगर उस बॉन्ड को तोड़ने की नौबत आ गई तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करने की पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी सप्लाई करोगे। मैं ठीक इंग्लिश में नहीं लिख रही हूँ, अपने हिसाब से इंग्लिश सुधार लेना जिस भाषा में तुम्हें समझ में आए, लेकिन उस प्रोसेस में बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो ऐसे में क्या होगा? बॉन्ड बहुत स्टेबल होगा, बहुत स्टेबल को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग को एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। बस खत्म। अब इस पे एक रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इवन मैं यहाँ भी बता देती हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन है। वैसे जो ऊपर मैंने 4 लिखा है, चारों के चारों ही एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये एप्लीकेशंस के ऊपर आप लोगों को कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अभी और एक हम देखते हैं, पहला एक एप्लीकेशन मैं बता देती हूँ, इसके ऊपर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे और एप्लीकेशंस में जाएंगे। तो देखो क्या क्या कहा तुम लोगों को मैंने कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? आपकी स्टेबल होगी। तो जैसे अगर तुम्हें कंपाउंड दे दिया जाए, HF दे दिया है, NCl3 दे दिया है, आपके पास HBr है, आपके पास HI है और आपके पास HCl है, आपको बताना है कि बताओ इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो अब मैं यहाँ पे अपन एक बहुत ही प्यारा सा काम करते हैं। H की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4, तो 4 और 2.1 के बीच का ये डिफरेंस आएगा 1.9, खत्म। अच्छा, नाइट्रोजन और क्लोरीन को मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम लिखवा कर दिया है कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.3, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो आप लोगों की रहेगी वो 3.04 रहेगी और जो क्लोरीन है उसकी 3.16 रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो 3.16 और 3.14 यानी कि 0.1 आपका उतने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यूज रटने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें याद रखना है तो तुम रख सकते हो। ठीक है, 0.12 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, बी या ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अच्छा, पहले HCl का कर लेते हैं। नीचे जाओगे, क्लोरीन को 3 मानकर चल रही हूँ मैं, तो 3 और 2.1 के बीच का डिफरेंस 0.9 आएगा। ब्रोमीन के इसमें अगर मैं जाती हूँ तो ब्रोमीन का 2.8 होता है, तो 2.8 और 2.1 के बीच का डिफरेंस 0.7। HI में जो I है उसका 2.1 होता है, 2.3 होता है, तो 2.1 और 2.3 के बीच का डिफरेंस 0.2 आया। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा वो चीज़ उतनी स्टेबल होगी। ठीक है, जो जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा वो चीज़ उतनी स्टेबल होगी। अब ये तुम्हें बताना है, तो अब तुम खुद देख लो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है।
आपका HF सबसे स्टेबल होगा, उसके बाद HCl होगा, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद HI होगा और उसके बाद सबसे आखिरी में NCl3 होगा। अब कोई भी मुझे पगले समान ये डाउट मत भेज देना कि वो 0.12 था, ये इधर ये ऐसा लेंगे, ठीक है, 90 है वो, ओके, 1 डेसिमल के बाद में वो सेकेंड डेसिमल 0 है। तो ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जीके फैक्ट है, वो जीके फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा जीके फैक्ट जो तुम्हें दिमाग में आए वो कि बताओ, जैसे मैं बोलना तो नहीं चाह रही, जाने दो, छोड़ो, तुम में से किसी एक का बहुत बड़ा पोपट होगा क्योंकि उसको मैं पर्सनली मैसेज कर दूंगी। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा डाउट आता है कि बताओ ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन क्यों रखा, अरे मैंने थोड़ी ना रखा है, या दूसरे पढ़ाने वालों ने थोड़ी ना रखा है, ये नीट JEE रख लेने वालों ने भी नहीं रखा है, जिसने रखा है। अब क्यों रखा है उसमें हमें नहीं जानना है, हमें ऑक्सीजन का इतिहास नहीं पढ़ना है, ओके। चलो, तो जीके फैक्ट ये है कि एक इंसान को ऐसा लगता है कि NCl3 के बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गैप आया है वो बहुत 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 कम है। तो अगर ऐसा लगे तो उन लोग फिर ऐसा सोचते हैं कि NCl3 को एक नॉन पोलर बॉन्ड होना चाहिए, तो नहीं, NCl3 एक पोलर बॉन्ड होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। NCl3 में पोलर बॉन्ड होते हैं और इसके पास में डाइपोल मोमेंट भी होता है। अब तुम्हें डाउट आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइपोल मोमेंट, तो वेट करो, उसका नेक्स्ट चैप्टर के एंडिंग का पार्ट है ये, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। किसी स्टेट लेवल की CET में आया हुआ क्वेश्चन है कि NCl3 इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। तो कई लोगों ने इसको टिक भी मारा है बिकॉज उन्हें लगता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, तो पढ़ाया तो वैसे ही जाता है ना, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो लोग रखते हैं कि अच्छा दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0, तो चलो उनको डाल देते हैं नॉन पोलर में। ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट है और दोनों के बीच में माना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत 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 कम है, बट कुछ तो है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एट ऑल नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है, वहाँ पे वो पोलर कंपाउंड होता है। ये हो गई हम लोगों की एक तीसरी एप्लीकेशन, और तीसरी एप्लीकेशन के अंदर के और सब पार्ट्स। अच्छा, अब इसी में देखो, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर मैं एक और टॉपिक क्रिएट करती हूँ, HF और HCl और HBr और HI। जैसे तुम तो जानते हो कि HF को तोड़ने के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा, मतलब HF, HBr और HI, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है जो मैंने लिखा है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसको अगर आप तोड़ने जाओगे, तो तोड़ने मतलब उसके बॉन्ड अगर तोड़ने जाओगे तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी किस केस में सप्लाई करनी पड़ेगी, HF में। तो इनडायरेक्टली जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी मैंने उसको सप्लाई की वो किस केस में होगी, HF केस में सबसे ज़्यादा होगी। अब तुम खुद सोचो कि अगर HF टूटना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, उसके कंपेयर में जो HI है उसको बहुत कम एनर्जी लग रही है, थोड़ी सी एनर्जी तो पटाख से टूटेगा, H अलग I अलग, H प्लस अलग I नेगेटिव अलग। तो हम लोग केमिस्ट्री में एसिडिक किसे कहते हैं, हम केमिस्ट्री में एसिडिक उसे कहते हैं जो बहुत ही ईजीली अपना क्या कर देता है, H प्लस लूज कर देता है, ठीक है, इजीली अपना H प्लस आपको अवेलेबल करवाता है। तो ऊपर में जो आपको 4 प्रकार के एसिड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन आपको ऐसा लगता है इजीली अपना H प्लस प्रोवाइड कर सकता है? तो बिटवीन अबोव 4 टाइप्स ऑफ एसिड्स, HBr, HCl, HI, क्योंकि HI हाईली अनस्टेबल है तो उसके अंदर से आप लोगों को H प्लस थोड़ी सी एनर्जी देकर निकाल पाना बहुत ही आसान है। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है, ये मैंने उनका ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिख दिया है। कई लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्योंकि HF में ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल वही होना चाहिए, बट याद रखना पावरफुल आप किस टर्म्स में बोल रहे हो, ठीक है, पावरफुल आप इस टर्म्स में बोल रहे हैं कि कौन अपने अंदर से H प्लस ईजीली लूज करेगा। तो HF माना कि पावरफुल है बट उसके अंदर से अपने अंदर से H प्लस को इजीली लूज करने की उसके अंदर कोई भी इच्छा या फिर टेंडेंसी नहीं है। सो देयरफॉर वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा H प्लस जाए, और क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता कि उसके अंदर का H प्लस जाए, सो देयरफॉर वो एक घटिया एसिड होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट तुम्हें आगे भी बहुत काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस बहुत लंबी हैं,
ऐसा नहीं है कि गिन के 3 ठोक एप्लीकेशन है, मैंने पट बता दिया और तुम लोगों ने पट उसको नोट डाउन कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट भी एक आपका सबसे बड़ा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है और होना भी चाहिए। वो देखो, अब इसकी हेडिंग हम देखो क्या लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, शॉर्ट में मैं समझाऊंगी क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इसकी आपको नीड है नहीं, बस आपका आंसर आना चाहिए, इस बात से मतलब रखेंगे। पोलर मीडियम लेंगे। अच्छा, पोलर मीडियम यूजुअली हम लोग वाटर ही लेते हैं, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जब हम रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पोलर मीडियम हमने कोई चेंज किया, बट ज़्यादा सारा टाइम वाटर लेते हैं, तभी वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो देखो, पहला डाउट ये आता है कि जब हम लोगों के पास NaOH होता है, अब तुम तो क्योंकि NaOH से फैमिलियर हो 10th स्टैंडर्ड में, तो तुम्हें पता है कि NaOH की ब्रेकिंग कैसे होती है, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। बट कभी तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आना चाहिए क्यों ये ब्रेकिंग ऐसी काहे को नहीं हुई, NaO निगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये ऐसी ब्रेकिंग क्यों नहीं हुई, बताओ। ठीक है ना, लॉजिकल है। देखो, बॉन्ड किस किस के बीच में, Na और O के बीच में, O और H के बीच में, तो बॉन्ड O और H के बीच से क्यों नहीं टूटा, बॉन्ड O और Na के बीच से ही क्यों टूटा। अच्छा, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए राइस। इसके अलावा जब तुम लोग 10th में थे, कार्बन एंड कंपाउंड्स में, वहाँ एक चैप्टर था अल्कोहल। लेट्स से मेरे पास कोई एक अल्कोहल है, लेट्स इमेजिन आई हैव ROH। अब ROH में मैं यही वाला अगर ऊपर वाले केस का नियम लगाऊं तो हमें डाउट होता है कि अरे यार ये बॉन्ड तो ऐसा ब्रेक होना चाहिए था R+ और OH निगेटिव, लेकिन ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक नहीं होता, ये बॉन्ड रियलिटी में ऐसा ब्रेक होता है। तो ऐसा क्यों, अल्कोहल में वैसा ब्रेक हो रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में वैसे ब्रेक नहीं हो रहा है। बॉन्ड बेसिकली ब्रेक कहाँ से किया जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना है या फिर O और Na के बीच का तोड़ना है, ये मुझे कैसे पता चलने वाला है। मेरे पास आइडिया क्या है, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा लॉजिक है आप लोगों का। वो लॉजिक के अकॉर्डिंग चलो और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर आता है। देखो, अब वो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये कहता है, आप इस जैसे यहाँ पे लिख के देखते हैं उसको, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे X है, O है और H है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ कैसी हैं, पहली पॉसिबिलिटी के अनुसार आप लोगों का XOH, ये O और H के बीच का ऐसा बॉन्ड टूटना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, XO निगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बॉन्ड जो है आप लोगों का यहाँ से टूटे, ये यहाँ से। अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो आंसर हम लोगों के पास किस तरीके से रिपोर्ट होगा, X पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। हाउ आई विल नो कि कौन सा वाला मेथड मैं यूज़ करूँ इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो आप सिंपली क्या करो, X और O के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करो। ठीक है, X और O के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करो। लेट अस डिनोट दैट डिफरेंस बाय Δ1। वैसे ही आप O और H के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करो। लेट अस डिनोट दैट डिफरेंस बाय Δ2। ठीक है, अगर मान लेते हैं Δ1 की जो वैल्यू है, ठीक है, मान लो ये जो आप लोगों का Δ1 है, मान लेते हैं इस Δ1 की जो वैल्यू है, ये Δ1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1.5 1.4 अगर निकल कर आ गया, अगर ठीक है, अगर इस Δ1 है जो वैल्यू है, अगर ये Δ1 की ग्रेटर देन 1.4 निकल कर तो फिर ऐसे केस में ये वाला केस फॉलो होता है। यानी कि इस वाले की अगर Δ1 की आपने वैल्यू निकाली और अगर ये Δ1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1.4 आई तो ये आपका ये वाला केस फॉलो होगा। ठीक है, और अगर उसी Δ1 की आपने वैल्यू निकाली और अगर Δ1 की वैल्यू 1.4 से छोटी आ गई तो फिर आप लोगों का ये वाला केस खत्म हो गया। सीधा सिंपल सा सवाल तुम देख लो, जैसे एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अब कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि मतलब 1.4 से थोड़ा अगर ऊपर नीचे भी होता है ना, 1.3 भी हो जाता है, तो कई बार उसको उसमें डाल देते हैं इसमें आके इस वाले कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन और ये कोई रूल नहीं है, ये कोई मैथमेटिकल डिराइव किया हुआ फॉर्मूला नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन है। और जनरल ऑब्जर्वेशन आपके हो सकता है कई जगह फेल भी हो, बट इनको फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ देखते हैं कि अच्छा हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, बताया ये, और फिर उस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को मिक्स करके एक आंसर बना देते हैं।
ठीक है, तो उसके साथ मुँह मत कर देना कि तना तनी की नहीं नहीं 1.4 मतलब 1.4, क्योंकि मैं ये काम करवा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे वो चीज़ पता है कि आप लोगों के साथ कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब 1.4 से वैल्यू 1.3 आ रही है, आपकी इच्छा हो रही है कि चलो इसको हम लोग अभी ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग या केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, बट आप उसको वैसा नहीं करोगे, आप उसको केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग करोगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करने पर पता चलता है कि वो चीज़ क्या है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी गाड़ी। अच्छा, गाड़ी देखो अभी क्या है हम लोगों के पास, आगे क्या बताने वाली थी मैं, हाँ, जस्ट लाइक यू हैव NaOH, तुम्हारे पास NaOH है, ठीक है। अब NaOH में Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, अभी अभी बात किए थे हमने 0.9, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5, तो 0.9 और 3.5 इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिफरेंस कैलकुलेट कर दो तो कितना हो गया 3.5 माइनस में 0.9 यानी कि 2.6। अब ये कितना आया, ये डेल्टा 1, ये आपका ग्रेटर देन आया 1.4, तो अगर डेल्टा 1 कभी ग्रेटर देन 1.4 हो तो ब्रेकिंग कहाँ से होगी, ब्रेकिंग यहाँ से होगी, तो यानी कि ये क्या क्रिएट करेगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH निगेटिव। बट अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास मिथेनॉल होता CH3OH, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से है, ठीक है। वो जो ऑक्सीजन है वो किससे कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 होती है, तो इसके बीच का आपने डेल्टा 1 क्रिएट किया और डेल्टा 1 जो है 1.4 से छोटा आ रहा है, सो देयरफॉर ये ब्रेकिंग कहाँ से होगी, इस बार यहाँ से होगी, और क्योंकि इस बार ये ब्रेकिंग यहाँ से होगी देयरफॉर जो आंसर आप लोगों के पास क्रिएट होगा वो होगा CH3O निगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव। तो 10th में हम ये पढ़ते तो सही हैं, मैंने भी पढ़ाया है कि आपको जब अल्कोहल आए तो ये ट्रिक है, यहाँ से ब्रेक करना वहाँ से ब्रेक करना, बट ऐसा हमें कैसे पता चल रहा है वहीं से ब्रेक करना है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास अगेन एक कंसेप्ट। अच्छा, और एक मिनट, इसी में एक और कंसेप्ट में आते हैं, कौन सी एप्लीकेशन नंबर चल रही थी, ये चौथी। तो चौथी में पहले तो हमने ये सीख लिया पार्ट ए में कि बॉन्ड आपको तोड़ना कहाँ से, ठीक है। पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी लेट से आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, आपके पास एक NaOH है, ठीक है, ये ऐसा आपके पास NaOH है, और दूसरा मैंने आपको दिया है ClOH, बराबर। अच्छा, ये दोनों में आपको OH दिख रहा है, यहाँ भी OH दिख रहा है, यहाँ भी OH लग रहा है। हम ये तो जानते हैं 10th स्टैंडर्ड से कि ये बेसिक होता है, लेकिन ये महाशय एसिडिक होते हैं। कई लोगों को ऐसा लगेगा अरे यार इसके पास OH है, ये एसिडिक क्यों है, तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, जो ऊपर पढ़ाया है वही बता रही हूँ कि Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इन दोनों के बीच का अगर तुम लोगों ने लेट से डिफरेंस कैलकुलेट किया तो ये डिफरेंस कितना आ गया था 2.6 के करीब, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस आपका 1.4 से बड़ा है, सो देयरफॉर ये कंपाउंड कैसा है, बेसिक है। क्यों ये बेसिक है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा यानी कि OH माइनस क्रिएट होगा, और क्योंकि OH माइनस क्रिएट होगा देयरफॉर द कंपाउंड विल बी बेसिक। लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी 3 होती है, ठीक है, O की मैं देख लेती हूँ 3.5 होती है, तो अगर इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगी 0.5 आएगा, जो कि कम होगा किससे, 1.4 से, तो देयरफॉर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो वहाँ पे H प्लस क्रिएट होगा, और जिस भी चीज़ से H प्लस क्रिएट होता है वो बताओ क्या कहलाती है, आप लोगों की एसिडिक कहलाती है। यानी कि कोई चीज़ OH लगा है तो OH लगे होने की वजह से, ठीक है, OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसीलिए इस सेकंड पार्ट का अपन हेडिंग दे देते हैं नेचर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। OH लगी हुई चीज को हमेशा आप कभी भी बेस नहीं बोलोगे। अगर OH, ठीक है, किसी मेटल के साथ एसोसिएटेड है, बराबर, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, आप लोगों का बेस है। बट अगर वही OH किसी नॉन मेटल वाले पार्ट के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो आप उसे क्या कहोगे कि वो एसिडिक है। तो पहला लॉजिक यहाँ से ये क्लियर करना कि OH अगर हमेशा लगा हुआ है तो इट डजंट मीन्स दैट कि इट विल बी ऑलवेज बेसिक, इट डिपेंड्स कि वहाँ पे गैप क्या है। तो गैप क्या है उससे ये डिसाइड होता है बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, और बॉन्ड जहाँ से टूटेगा उस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन से आयंस क्रिएट होंगे, और कौन से आयंस क्रिएट होंगे ये डिसाइड करता है कि उसका पीएच एसिडिक में जाएगा या फिर उसका पीएच बेसिक में जाएगा। तो कल को ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि NaOH एंड ClOH के बीच का पीएच कंपैरिजन करो,
तो मैं कोई रट्टा मार के तो बैठी नहीं हूँ कि मुझे याद ना तो कोई दूसरा इंसान रट्टा मार के बैठा है कि दुनिया के हर एसिड, हर बेस या हर कंपाउंड का पीएच रटा हो। पर दिमाग नाम की एक चीज़ होती है कि NaOH में ब्रेकिंग क्योंकि यहाँ से हो रही है इसीलिए वो बेसिक में जा रहा है, तो उसका पीएच ऑब्वियस है कि 7 से बड़ा होगा। और क्योंकि उसमें ClOH में ब्रेकिंग O और H के बीच से हो रही है, वहाँ पे H+ क्रिएट हो रहा है, मतलब वो एसिडिक में जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो पीएच होगा वो पीएच आप लोगों का <7 होगा। अब <7 के लिए वहाँ पे कोई भी ऑप्शन आ सकता था, कल को 2.5, 3.5, 2.92 कुछ भी। तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू तुमसे लर्न करने की उम्मीद रखेगा सामने वाला, ये तो नहीं होता पॉसिबल। बट तुम लोगों को जितनी बेसिक अक्ल है उस बेसिक अक्ल का इस्तेमाल करना है। कंसेप्ट सिखाया जाता है बट उस कंसेप्ट से एग्जाम में सवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे तुम्हारी खुद की बुद्धि डिसाइड करती है, क्योंकि पेपर जो सेट करने वाला है वो पढ़े पढ़ाए कंसेप्ट से ही सवाल सेट कर डालता है। लेकिन कैसे सवाल क्रिएट होंगे, कैसे सेट होंगे, ये आप पहले से फ्यूचरली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, बुद्धि चलानी पड़ती है, बुद्धि चलाओ बराबर सवाल बनते हैं। चलो एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये वाला टॉपिक देखने के बाद हम लोग फिर अभी इस एप्लीकेशन को ओवर करेंगे, बिकॉज इसके बाद जो मुझे एक और एप्लीकेशन पढ़ानी है वो खुद पूरी आपकी 45 मिनट्स की है, ठीक है। और उसमें मुझे तुम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सिखाना पड़ेगा। वैसे तुम लोग निकाल लोगे बेसिक वैलेंसीज वगैरह क्योंकि तुमने निकालना सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर भी एक बार मुझे उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे फिर हम लोग एप्लीकेशन आपकी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी अपन ये एप्लीकेशन में जाते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया है एप्लीकेशन नंबर 5, हाइड्रोलिसिस ऑफ AX, जहाँ पे A नामक प्राणी का मतलब होता है कोई भी अदर एलिमेंट। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट मेटल, इट कैन बी मेटल, इट कैन बी नॉन मेटल और इट कैन बी मेटोलाइट, बट हियर X मीन्स हैलोजन, ठीक है। यहाँ पे X का मतलब है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो केसेस बनते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, अच्छा पहले ये भी बता देते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आप किसी AX टाइप की चीज में एडिशन ऑफ वाटर करोगे तो पानी डालने के बाद वो वाला जो पर्टिकुलर आपके पास सब्सटेंस है वो किस तरीके से ब्रेक होगा या क्या प्रोडक्ट बनेगा उस पर बातचीत कर रहा है। केस नंबर 1 समझते हैं। मान लेते हैं इन AX में आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X अगर ज़्यादा हो गई है किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A के कंपेयर में, ठीक है। तो ऐसे केस में देन तब फिर क्या होगा, जब आप देन प्रोडक्ट विल बी HX, प्रोडक्ट क्या होगा आपका HX होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे तुम्हें ये बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स इमेजिन आपके पास BCl3 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और बोरॉन की लगभग 2 के आसपास होगी, ठीक है। तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है तो जब इस महान क्लोरीन में मैं क्या मतलब इस महान BCl3 में अगर मैं पानी का एडिशन करूँगी तो पानी के एडिशन होने के बाद क्या होगा, पानी के एडिशन होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, HX बनेगा। HX का मतलब क्या, पानी अपना H देगा और ये लोग अपना क्या देंगे, हैलोजन देंगे। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन गया, HCl। यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन गया, HCl, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बन गया वहाँ पे, HCl, यानी कि टोटल आपके पास HCl की कितनी यूनिट्स क्रिएट हुई, 3। तो BCl3 में अगर H2O डालोगे तो क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ HCl। साथ में और क्या बना, ये B किसके साथ कंबाइन हो गया, OH से, ठीक है। ये B तो एक ही है बट OH कितने, 3, यानी कि क्या बन गया, BOH होल थ्राइस 3। बोरिक एसिड कहते नहीं है तो अभी नहीं बोलना चाहिए। ये प्रोडक्ट हम लोगों का बन गया खत्म। तो सिमिलरली ऐसे ही आप लोगों को प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए, सिमिलरली, क्योंकि अक्ल है ना। सिमिलरली आप लोगों को ये लिखते आना चाहिए कि PCl3 प्लस आपने डाल दिया पानी। अब ऑब्वियसली पानी की स्टोकियोमेट्री 3 रखनी पड़ेगी क्योंकि एक क्लोरीन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाउ डू आई नो कि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों ही 3rd पीरियड के एलिमेंट है, राइट। और उसके बाद फॉस्फोरस और क्लोरीन जितना आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सो देयरफॉर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो बताओ तुम खुद ही, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 3 टाइम्स ऑफ HCl बराबर प्लस में क्या बनेगा P, और P से कनेक्टेड होंगे 3 OH।
P होगा और ऐसा OH होल थ्राइस 3, बल्कि इसे PH OH होल थ्राइस 3 कभी नहीं लिखते, इसको बेटर तरीके से हम लोग लिखते हैं H3PO3, यानी कि H3PO3 बना। समझ रहे हो? तो कौन सा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, पक्का है, कोई तकलीफ मुझे नहीं लगता इसमें होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ, लेकिन वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ तुम्हें अभी नहीं समझेगी, जब तुम 12th का कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तब समझेगा, बट लिख देती हूँ, नोट्स में बाद में काम आएगा। जैसे PCl3 और .Cl2 लिखा है, अब वैसे डॉट बोलते नहीं है, बट फिर भी मैंने बोलने, मेरी आदत है, मैं डॉट बोल ही देती हूँ। डॉट बोलने से कम फील आ जाती है। अब उसमें अगर मैंने H2O डाला तो देखने से एक नज़र में लग रहा है ओहो 5 क्लोरीन, तो 5 क्लोरीन के लिए 5 H2O, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, याद रख लेना, ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा? डाउट नंबर 8, अगर आपको ऐसा बीच में डॉट आ गया है तो डॉट की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये वाला Cl2 पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? 12th की केमिस्ट्री है। ठीक है, ये 2 आई तो इसको मतलब हमें 2 देना पड़ेगा। अगर इसको हम 2 देंगे तो यहाँ से HCl भी कितने प्रोड्यूस होंगे? आपके पास 2 प्रोड्यूस होंगे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ HCl प्लस क्या बन जाएगा? POOH होल थ्राइस 3। नहीं, इसके अंदर के 3 Cl तो अनडिस्टर्ब्ड है, PCl3 तो वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है POCl3। ठीक है, ये बनता है। अच्छा, उसके अलावा लेट्स इमेजिन आपके पास पहले से POCl3 होता, और POCl3 में अगर आप H2O डालते हैं, यहाँ पे कोई डॉट का झंझट ही नहीं है, तो क्योंकि अंदर में 3 Cl है तो यहाँ पे H2O भी 3 लगते, तो यहाँ से HCl भी 3 टाइम्स प्रोड्यूस होते, और फिर ये प्रोडक्ट आप लोगों का क्या बन जाता? P के पास पहले से O और ब्रैकेट में OH होल थ्राइस 3, जिसे हम लोग कभी भी इस फॉर्मेट में, गंदे फॉर्मेट में नहीं लिखते, इसको प्यार से लिखते हैं हम लोग H3PO4। नेक्स्ट चैप्टर में इन सबके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, तो जब तुम नेक्स्ट चैप्टर में इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखोगे तो उस वक्त ये रिएक्शंस तुरंत वापस से रिकॉल कर लेना अपनी नोट्स कॉपी में आकर। अब लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। केस नंबर 2 क्या है कि आप लोगों के पास अगर मान लेते हैं एक AX है, और AX में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A अगर मान लेते हैं ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा आप लोगों के पास हो सकता है। तो ऐसे केस में जब आप उसमें हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, जब आप उसमें देन आफ्टर इट देन प्रोडक्ट विल बी, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो प्रोडक्ट यहाँ पे रहने वाला है HOX। ठीक है, इसका जनरल नेम कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोहेलस एसिड। जनरल नेम बता रही हूँ मैं, जनरल नेम। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में लेट्स इमेजिन आपके पास Cl2O है। हाउ Cl2O लुक्स? O बीच में होता है, यहाँ Cl होता है, यहाँ Cl होता है। वैसे तो 10th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, उस दौरान आपको बताया जाता है सेंट्रल एटम वगैरह क्या होते हैं, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता है सेंट्रल मेटल एटम क्या है या भूल चुका है तो फिर नेक्स्ट 4 चैप्टर के आने का वेट करो, अदरवाइज इतना बेसिक तो मेरे सबसे आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो O है बराबर, यहाँ पे कौन है? O है। O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलो कितनी होती है? 3.5, और Cl की 3, तो ऑब्वियस है कि इस बार X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गई। ऐसे में जब आप पानी डालोगे तो पानी डालने के बाद आपका जो HOH है और जो HOH है, क्योंकि 2 Cl है तो 2 बार पानी डालना पड़ेगा, तो जो आपका Cl होता है, ठीक है, जो आप लोगों का Cl होता है, इस बार वो H के साथ नहीं निकलेगा। याद रखना, इस बार आपका जो Cl है, जैसे पिछले केस में वो H के साथ निकला था, इस केस में वो H के साथ नहीं निकलेगा, इस बार वो OH के साथ निकलेगा। ये सारी ट्रिक्स हैं सिखाने के लिए। तो क्या निकला देखो, यहाँ से Cl और ये निकल गया, ये बन गया, फिर यहाँ से ये एक Cl और ये निकल गया, तो ये दोनों जब बाहर निकले तो प्रोडक्ट क्या बना? 2 टाइम्स ऑफ HOCl, और बचा हुआ पार्ट क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या दिख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यानी कि व्हाट? H2O। ये हो गई हम लोगों की एप्लीकेशन नंबर 5। तो पहली बात हमने कौन कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी कि पोलर कब होगा, नॉन पोलर कब होगा, ये डिसाइड करना। ठीक है, उसके बाद जो हमने दूसरी एप्लीकेशन पढ़ी वो ये पढ़ा कि आप लोगों का आयोनिक कब होगा, कोवैलेंट कब होगा, आयोनिक ज़्यादा होगा, कोवैलेंट ज़्यादा होगा, इस बारे में। तीसरी एप्लीकेशन ये पढ़ी कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर की मदद में अंदर और 2 एप्लीकेशन थी, तुम कलर बता सकते हो
और साथ ही साथ में क्या बता सकते हो, स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन नंबर 4 हमने ये पढ़ी हाइड्रो ऑक्साइड्स। हाइड्रो ऑक्साइड्स में फिर 2 एप्लीकेशन थी, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, नहीं टूटेगा। फिर पॉइंट नंबर बी, एसिडिक होगा वो OH की वजह से वो बेसिक होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि उसके पास OH लगा है तो OH के लगने की वजह से वो हमेशा बेसिक होगा, ऐसा नहीं होता। एप्लीकेशन नंबर 5 हमने अभी सीखी कि अगर कभी भी आप AX टाइप की चीज़ों का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्रोडक्ट बनने के वहाँ 2 केसेस होते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट कब बनेगा उसके केस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से टोटल आई थिंक 5 एप्लीकेशन हमने कवर कर ली। 6वीं एप्लीकेशन में आ जाते हैं, छोटी सी है इसीलिए बता दे रही हूँ अभी के अभी आप लोगों का। वो ये है कि आपके पास, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ बट फिर भी वो ये है, 2 मिनट देखो, एक बहुत ही प्यारी सी एप्लीकेशन है, उसको मैं इन शॉर्ट समझते हैं। तुम्हें पता है कि अगर 2 चीज़ों के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड अगर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, अगर बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है, 2 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ, हम जानते हैं कि जो 2 लोगों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, बॉन्ड की स्टेबिलिटी के। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस चीज़ की रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये हो गई हम लोगों की नेक्स्ट एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा, रिएक्टिविटी उतनी ही कम, जिसको मैं ऑलरेडी ऊपर भी बता चुकी हूँ कि एसिड HF, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए आप लोगों का क्या हो जाता है, वो H+ आयन ईजिली लूज नहीं करता। इसीलिए वो H+ आयन ईजिली लूज नहीं करता, इसीलिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव एसिड कौन है, HF है। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, उसके बाद मैंने इसका आई थिंक 1 मिनट, एक गलती मुझसे हुई है, मेरे को अभी याद आ रहा है। वैसे उस गलती से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे हेनरी लिख दिया है ना, ये है नहीं है एक्चुअल में, मुझे वो सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज याद आ गया था, हेनरी लॉ, इसीलिए मैंने वहाँ पे उसको लिख दिया। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो ये वाली चीज़ किस प्रकार से है, ये अब आ जाते हैं, रुको 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 रुको, कुछ एक्सेप्शंस लिखवाने थे, उन एक्सेप्शंस को कहाँ लिखवाया जाए देख लें दो एक बार, 2 मिनट। ठीक है, इसको फिर हम लोग अभी कल ही कंटिन्यू करते हैं जब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर कल हाइड्राइड्स को भी देख लेते हैं, ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स, क्योंकि ऑक्साइड वाली चीज़ इसीलिए अभी नहीं ली जा रही है बिकॉज वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा मतलब काफ़ी लंबा। ठीक है, हाँ, लेकिन तुम लोगों को एक काम मैं दे के रख लेती हूँ कि अगर वो तुम आज काम कर लोगे तो तुम्हारे लिए ही कल एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कल हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 को वैसे अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन मत करना, ठीक है, इस प्रॉपर्टी नंबर 7 को, इसको सिर्फ अभी एक हेडिंग दे के रखो, लेकिन जो मैं चीज़ लिखवा के दे रही हूँ उसको अपनी कॉपी के कहीं, या फिर अगर कोई तुमने डायरी वायरी मेंटेन की है जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम नोट डाउन करते हो तो वहाँ पे इस चीज़ को नोट डाउन करके रखो। ठीक है, पहला ये करना है, मैं तुम्हें कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम बता रही हूँ। चलो एक काम करो, कॉपी में हेडिंग डाल देना और लिख भी देना, लेकिन समझाऊंगी कल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम बता रही हूँ। पहली बात तो एम्फोटेरिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो पानी में जाने के बाद H+ आयन देगा, जो पानी में जाने के बाद OH- आयन देगा, ये सब नहीं। एम्फोटेरिक का मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और जो बेस के साथ भी, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक एम्फोटेरिक है। कायदे से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेसिक होना चाहिए था क्योंकि मेटल है, बट वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। बेस के साथ कब रिएक्ट करता है ये आपने 10th में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? जो तुम लोगों का मेटलर्जी वाला चैप्टर था उसमें नहीं था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, उसका ओर मिनरल, तो वहाँ पे ये पढ़ा है। चलो खैर वो सब हमें नहीं जानना है। तो एक्चुअल में कौन कौन से लोग आपके मेटल्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, इसकी लिस्ट तुमको एक्चुअल में याद रखनी है। उस लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है जिंक, उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, गैलियम,
उसके बाद होता है टीन, ठीक है, उसके बाद होता है क्रोमियम, फिर होता है वेनेडियम, फिर होता है आपका एंटीमनी, फिर होता है आर्सेनिक और फिर होता है लेड। ये वो प्राणी लोग हैं जो आपके एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स हैं। लेकिन इन एम्फोट्रिक मतलब एम्फोट्रिक नेचर शो करेंगे, अगर इनको आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो एम्फोट्रिक होगा। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, क्रोमियम के सारे ऑक्साइड एम्फोट्रिक नहीं होते। क्रोमियम की अगर +3 वैलेंसी में वो है तो ही उसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसकी +3 है तो ही वो ऑक्साइड आपका एम्फोट्रिक होगा। अगर वेनेडियम +5 का है तो ही ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसकी +5 है तो उसका ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा। अगर Sb में +3 है तो वो आपका एंटीमनी में +3 है तो वो वाली चीज़ आप लोगों का क्या होगी करके एम्फोट्रिक होगी। वैसे ही आर्सेनिक में भी +3। बाकियों में जिंक की वैसे तो एक ही वैलेंसी होती है +2, बट अगर Pb की दोनों होती है +2 +4 दोनों होती है तो Pb में चाहे PbO2 आए या PbO आए हमेशा उसका ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा। लेकिन इन चारों में वैलेंसी को एकदम मेंशन किया गया है, ठीक है। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। याद रखना, मैं अगर डिफाइन करने को कोई मुझसे पूछेगा कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं तो हम इस तरीके से कमेंट करेंगे कि ऐसे ऑक्साइड्स जो क्या कर सकते हैं, विच कैन रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है, विथ एन एसिड और एज वेल एज, और नहीं, एसिड एज वेल एज अ बेस इज नोन एज आप लोगों का क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। याद रखना, इसमें कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर से H+ आयंस देगा, वो अपने अंदर से OH- आयंस देगा, ऐसा नहीं होता है। वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करने के लिए भी एकदम एक टांग पे खड़े होते हैं और बेस के साथ भी एक टांग पे खड़े होते हैं। अब इस एक चीज़ से तुम अपनी ऑब्जर्वेशन देखो, आप लोगों के पास यहाँ पे, चलो जाने दो, इस चीज़ को भी कल ही बताएंगे, अभी तो नहीं बताते हैं, बेटर रहेगा। अच्छा, पॉइंट ये से मैंने एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड बता दिया। एक नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड। अब पहले तो न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल कौन से, गिन के 2-4 ठोक एग्जाम्पल हैं, वो तुम्हें याद रखने, ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर भी नहीं डालना है तुम्हें छोटे से। देखो ये एग्जाम्पल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। N2O न्यूट्रल ऑक्साइड है, NO न्यूट्रल ऑक्साइड है, MnO2 न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तुम ये याद रखना। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब न्यूट्रल ऑक्साइड्स उन ऑक्साइड्स को हम कहते हैं, ठीक है, जो ऑक्साइड्स आप लोगों के रिएक्ट नहीं करते। जैसे ऊपर वाले एम्फोटेरिक क्या करते थे, रिएक्ट करते थे किसके साथ, एसिड्स के साथ, ठीक है, बेस के साथ। लेकिन जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं वो कतई भी ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। समझ गए। बस अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को इतना ही हम लोग रोकते हैं, कल इस क्लास को हम लोग इसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी इसकी PDF शेयर कर दे रही हूँ, नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाना। कल ऑक्साइड्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट स्टार्ट होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ रोकते हैं। कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, हो सकता है मोर देन 2 आवर्स का वो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है और मैं एक ही वीडियो में डाल दूँगी। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करने से बेटर रहेगा। अच्छा, या फिर हो सकता है पार्ट 2 पार्ट 3 भी कर दूँ, बट फिर भी कोशिश मैं करूँगी एक ही पार्ट में उसको और ख़त्म कर दे। अब इसमें एक बात का ख्याल रखना, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम एक PDF शेयर की थी, बट उस PDF में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर्स मैं आज डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बताना भूल गई थी कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। वैसे तो तुमने कर लिए होंगे, बट फिर भी मेरी गलती है उसमें। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब क्लास हम लेंगे, यानी कि कल, तो मैं उसके आंसर डिक्लेयर कर दूंगी। तो होप्स तो तुम्हारे सबके आंसर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले सही आए हों, ठीक है।